हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले बेसिक हिस्ट्री के बारे में। क्योंकि आपको जब भी हिस्ट्री आप पढ़ेंगे तो आपको बेसिक से ही स्टार्ट करना पड़ेगा। और कोई भी अगर एस्पिरेंट है और उसको हिस्ट्री जानना है तो वो हमेशा बेसिक हिस्ट्री से इसको प्रारंभ करना चाहिए। तो बेसिक हिस्ट्री से हम शुरू इस प्रकार कर सकते हैं कि मतलब कि इतिहास के बारे में हम कितना जानते हैं और क्यों जानने का ज़रूरत है हमको इतिहास के बारे में। ठीक है, क्योंकि कई सालों पहले हम गुलाम थे, आप सभी जानते होंगे, और गुलामों को कभी भी उनका असली इतिहास नहीं बताया जाता। ठीक है, ब्रिटिशर्स भी आए और हमारे ऊपर में अपना इतिहास जो है, पहले तो उनको लगा वो बाहर से आए तो कि भाई हम पहले इनको ऐसे ही दिखे कि इनका ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, ज़्यादा इतिहास में कुछ नहीं होने वाला इनके पास में, है ना। इनका इतिहास भी नहीं होगा क्योंकि हम लोग सामान्य जीवन जी रहे थे कुछ सालों पहले, है ना। 200 साल करीबन पहले हम लोग सामान्य जीवन जी रहे थे और राजाओं के अधीन थे, नगरी सभ्यता थी हमारे पास में, लेकिन उतनी ज़्यादा कुशल वो नहीं थी जितना वो वैज्ञानिक जीवन अपना जी रहे थे। ठीक है, तो जब भी ब्रिटिशर्स आए और देखे यार ये तो बहुत दयनीय स्थिति में है, तो पहले तो वो व्यापार के माध्यम से यहाँ पे आए थे, पर उन्होंने फिर धीरे धीरे हम पे कब्जा करना चालू कर दिया। उनको लगा कि इनका इतिहास ज़्यादा यथार्थ या बड़ा नहीं होगा, ज़्यादा से ज़्यादा कुछ मिल जाएगा इतिहास में, एक दो लोटा गंढी, तो वो बहुत बड़ी बात होगी। लेकिन इतिहास हमको क्यों जानना चाहिए, और इतिहास का मेन लक्ष्य हमको जानने का आपके बारे में, आपके लोगों के बारे में, आपकी संस्कृति के बारे में और आपके देश के बारे में आप कितना जानते हैं। ये आप इतिहास जब तक नहीं जानेंगे आपको पता नहीं चल सकता। मानव जीवन कैसे विकसित हुआ, हम कैसे कैसे टेक्नोलॉजी को अपनाए, इन सब के बारे में जब तक आप नहीं जानेंगे तब तक मुश्किल है कि जो आप किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम्स में कोई क्वालिफाई कर सकता है। ठीक है, आज का इतिहास बहुत ही ज़्यादा यथार्थ हो गया है क्योंकि कई सालों से, कई हज़ारों वर्षों का इतिहास हमको पढ़ना पड़ता है। तो हम पहले बेसिक हिस्ट्री से चालू करने वाले हैं। और इतिहास को जानना इसके लिए आपका आवश्यक है क्योंकि आपका जीवन बदला कैसे, आपने क्या क्या चीज़ अडॉप्ट की, आपने किस चीज़ को पीछे छोड़ करके आए हैं, और कैसे आपकी सभ्यताएं बदल गई, रहन सहन बदल गया, राजा आए, फिर लोकतंत्र आया, उससे पहले सबसे पहले आप नंगे पुंगे ही घूम रहे थे। तो ये सब आपको जानना पड़ेगा कि एक जानवर से लेकर मनुष्य का जीवन आपको कैसे मिला, किस किस संस्कृति में आपको मिला, वो सबको आपको जानने के लिए सबसे पहले जानना ये ज़रूरी कि इतिहास आपका असल क्या है। ठीक है, तो इतिहास के बारे में जब भी हम बात करेंगे तो सबसे पहले जब से इतिहास को बताया जाता है, प्रागैतिहासिक काल से हम बात करेंगे। तीन इतिहास को जो कि है कि 3 भागों में बांट दिया गया है, प्रागैतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। ठीक है, इसको ही आप लोग एंशियंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री और प्रेजेंट हिस्ट्री बोल सकते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री बोलते हैं। ठीक है, तो पहले तो इतिहास हमको कैसे जाने कि इतिहास क्या है और इतिहास होता क्या है। ठीक है, तो इतिहास कोई भी चीज़ जो पहले हुई हो, है ना, किसी भी प्रकार की घटना जिसका हमारे पास में प्रमाण है, मुख्य तौर पे जो हमारे पास में प्रमाण है उसको हम इतिहास मानते हैं। गपोड़ लीलाओं को हम इतिहास नहीं मान सकते कि किसी ने बोल दिया कि ऐसा हुआ था और उसका कोई प्रमाण हमको नहीं मिलता तो हम उसको इतिहास नहीं मान सकते। ठीक है, इतना समझ में आया। कोई भी एक सर्टेन एविडेंस हमारे पास में होना चाहिए, सबूत हमारे पास में होना चाहिए, तभी हम उसको इतिहास मानेंगे, अदरवाइज़ हम उसको इतिहास नहीं मानेंगे, अन्यथा इतिहास हम उसको नहीं मान सकते कभी भी। तो इतिहास को जानने के आपके पास में कई साधन हैं, जिसमें से प्रमुख साधनों का मैं यहाँ पे अभी आपको बताए जाएंगे। 3 प्रमुख साधन है हमारे पास में। पहला है आपका लिपि के माध्यम से। उस समय में जो लिपि चल रही थी, उस लिपि से हमने कुछ लिखा और उस लिपि को हम समझने में जो है कामयाब और कारगर रहे, तो उसके द्वारा हमको पता चलता है कि हमने पिछले समय में क्या क्या कर चुके थे। ठीक है, जो कुछ पुरानी लिपि है, प्राकृत है, पाली है, संस्कृत है, ऐसी जो लिपियां हैं, ठीक है, उसके माध्यम से हम जान सकते हैं। सॉरी, ये भाषाएं हो गई हैं,
लिपि दूसरी होती है, ठीक है। लिपि होती है पांडुलिपि। पांडुलिपि का अर्थ है हाथ से लिखी गई पुस्तकें, किताबें जो हस्तलिखित है उसको हम पांडुलिपि बोल देते हैं। समझ में आ रहा है यहाँ तक के? तो इतिहास है अगर हमारे पास में कोई, अगर इतिहास है, इतिहास है हमारे पास में, ये एक इतिहास है, इसको जानने के हमारे पास में 3 चीज़ें हैं। सबसे पहले तो हमारे पास में एक लिपि का माध्यम आपको बता दिया मैंने, लिपि है हमारे पास में। दूसरा हमारे पास में अभिलेख होते हैं। अभिलेख भी मैं बताता हूँ आपको कि क्या होता है अभिलेख। अभिलेख थोड़ा सा इसको बड़ा लिख देते हैं ताकि आपको देखने में जो है आसानी हो और समझने में भी। अभिलेख, अभिलेखों के माध्यम से आपको बताया जाएगा। अभिलेख क्या होता है? लिपि के बारे में तो हमने बता दिया कि हस्तलिखित पुस्तक या हस्तलिखित कोई ऐसे दस्तावेज या ऐसी पुस्तकें, किताबें जिसको हमने हाथों से उस समय की भाषाओं के अंतर्गत जो लिखा है उसको हम पांडुलिपि बोल देते हैं, ठीक है। तो लिपियों को हमने 2 पत्रों में लिखा हुआ है, एक है ताड़पत्र और एक है भोजपत्र। उसके बारे में हम आगे भी जो कि है चर्चा करेंगे। अभी जो आपकी बात है कि दूसरा हमारा जो हमको जहाँ से जानकारी मिलती है वो अभिलेख है। अभिलेख का जो है मतलब कि अभिलेख जो है वो होता है जिस कई शिलालेख भी बोलते हैं। अभिलेख होता है एक बड़ा सा चट्टान, चट्टान या बहुत बड़ा बड़ा पत्थर आ रहा है इतने का, एक बड़ा बड़ा पत्थर, बड़ा सा पत्थर, चट्टान, बहुत बड़ी चट्टान है, उसमें उकेरे गए शब्दों से उकेरे गई बातों को हम अभिलेख बोल देते हैं। शिलालेख, शिलालेखों का वर्णन जो है कि सम्राट अशोक महान के काल से मिलता है। सबसे प्रथम उन्हीं ने शुरुआत की थी, सम्राट अशोक ने। तो जैसे कि किसी को कोई बात बतानी हो राजा को कभी कि भाई आपको इस प्रकार का आचरण रखना है, इस प्रकार से कार्य करना है, इस प्रकार से कार्य नहीं करना है, तो वो जो है वो शिलालेखों के माध्यम से बड़े बड़े पत्थरों में अपने बारे में जानकारी दे करके कि मेरा राजपाट कैसा है, मेरे को राजपाट कैसे चलाना है, या मेरे राज्य में लोग कैसे रहने चाहिए, अपनी बातों को दूसरे तक के पहुंचाने का एक साधन था, वो अभिलेखों के माध्यम से था, शिलालेखों के माध्यम से था, ठीक है। तो बाहर से कोई यात्री आया, फॉर एग्जाम्पल कि कोई चोर ही आ गया, है ना, कि भाई यहाँ के लोग तो बहुत ही मासूम टाइप की है, यहाँ पे मस्त चोरी करूँगा और जीवन भर में मैं रह सकता हूँ। तो जब वो राजा ऐसे ही शिलालेखों में लिखवाता था कि मैं ये राजा हूँ, मेरे राज्य में इतने लोग हैं और इनमें से किसी को भी, सारे लोगों को जीने का अधिकार है, कोई चोरी नहीं करेगा, घर से कोई चोरी करेगा तो उसको मृत्युदंड दिया जाएगा, है ना, ऐसी। और यहाँ पे लिख दिया जाएगा अरे मैं हूँ राजा, ठीक। राजा के द्वारा बोली गई बातों को हम शिलालेखों में देखते हैं, अभिलेखों में देखते हैं। तो कोई बाहर से चोर आया, उसको थोड़ा बहुत ही ज्ञान है उस देश की भाषा का, तो जब उसने शिलालेख पढ़े तो वो सोचेगा अरे यार मैं तो गलत जगह आ गया हूँ, यहाँ तो चोरी करने में सीधा मार डालते हैं लोगों को, तो अपनी जगह को सेटल कर देगा। या बाहर के आक्रमणकारी कोई आएंगे, और सम्राट अशोक का अगर आप दौर देख लेंगे तो कोई भी आक्रमणकारी बाहर से आने वाला थर्राता था उनके काल में कि भाई इस राजा से पंगा नहीं लेने का है, ठीक है। तो अभिलेख जो है बड़े बड़े चट्टानों में जो लेख लिखे गए हैं, उकेरे गए हैं, उसको अभिलेख बोला गया है, ठीक है। इसके माध्यम से भी हमको इतिहास की जानकारी जो है कि प्राप्त होती है, ठीक है। अब चलो ठीक है कि इतिहास की जानकारी हमको तो मिल गई लेखन से और अभिलेखों से, लेकिन पता कैसे चलेगा कि ये अभिलेख कितने पुराने हैं, ये लिपि कितनी पुरानी है। या ये समझ जाइए कि कभी कहीं पे खुदाई हुई, किसी ज़मीन में खुदाई हुई और वहाँ से हमको कुछ प्राप्त हुआ, कुछ जानकारी प्राप्त हुई, जैसे कि पुरानी मूर्तियाँ प्राप्त होने लगी, पुराने बर्तन प्राप्त होने लगे, तलवार प्राप्त हो गई है, कुछ भी प्रकार की चीज़, जैसे स्ट्रक्चर प्राप्त हुआ कोई एक महल के जैसा, मंदिर के जैसा, विहार के जैसा,
स्ट्रक्चर प्राप्त हुआ, अलग अलग भगवानों की मूर्ति निकल रही है, महावीर भगवान की मूर्ति निकल गई, भगवान बुद्ध की निकल गई, ऐसे। तो उनको पता कैसे करे कि हम वो कितनी पुरानी है? तो उसके लिए एक उन्नत टेक्निक है विज्ञान में, विज्ञान की एक उन्नत टेक्निक है जिसको कार्बन डेटिंग बोला जाता है। कार्बन डेटिंग के हिसाब से हम पता करते हैं। कार्बन डेटिंग के हिसाब से, कार्बन डेटिंग में भी उन्नत टेक्निक होती है जिसको हम C14 कार्बन डेटिंग में एक उन्नत टेक्निक होती है। ये पूछा जाता है कि भाई सबसे उन्नत तकनीक क्या है कार्बन डेटिंग की, तो C14 के माध्यम से ही हम किसी भी प्रकार की चीज़ हो, वस्तु हो, उसका हम कार्बन डेटिंग निकाल सकते हैं कि भाई ये कितने वर्ष या कितने समय की है वो चीज़, कितनी पुरानी है। उसको हम, उसका एक ही हमारे पास में माध्यम है जो है कार्बन डेटिंग की। कार्बन डेटिंग का जब तक कि हम उसका प्रयोग नहीं करेंगे और हम उसके बारे में नहीं जान सकते तब तक के। तो ये इतिहास को जानने की ये 3 सबसे प्रमुख जो है साधन हमारे पास में अभी तक मौजूद है। ठीक है, तो जैसे कि लिपियों के बारे में भी कार्बन डेटिंग का यूज़ किया जाता है और अभिलेखों में भी कार्बन डेटिंग का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो इतिहास को हम ये 3 चीज़ों से जो है जान सकते हैं और परख सकते हैं। इतिहास को हमने जान लिया इन 3 चीज़ों से। ठीक है, और इतिहास को जानने के और भी कई कारण हैं, जैसे कि कोई राजा हुए, उनके बारे में लिखा तो हुआ है, इसमें भी लिखा हुआ है, अभिलेख भी लिखे गए हैं। और जब जैसे कि उनकी कोई चीज़ मिल गई, फॉर एग्जांपल मुद्राएं मिलती है, तो हमको पता चलता है कि मुद्रा किस राजा की है। ठीक है, कोई मुद्रा मिल गई हमको, तो वहाँ पे एक ऐसे किंग का फोटो बना हुआ है, किंग का फोटो बना हुआ है इस तरफ, और इसके दूसरी तरफ में राजा का नाम है ना, राजा का नाम लिखा हुआ है, नाम लिखा हुआ है, यहाँ पे सन लिखा हुआ है, फलाना फलाना कुछ सन लिखा हुआ है। यहाँ पे कुछ और चित्र बना है, जैसे कि मोर का, शेर का चित्र बन गया है, जैसे है ना, कोई शेर का चित्र उकेरे हुए है, ये एक राजा है। तो इसमें तो समझ में आ रहा है आपको कि भाई ये राजा है, नाम भी देख लिया है ना। जैसे पांडव वंश का सिक्का है, जैसे सिक्का पांडव वंश का, पांडव वंश के नाम लिख देंगे, पांडव वंश का यहाँ पे सिक्का है। ठीक है, अरे पांडव वंश का नाम भी यहाँ पे दे दिया गया है, यहाँ पे सन भी दे दिया गया है, उसका तारीख डेट भी दे दी गई है, यहाँ पे ये राजा का यहाँ पे फोटो भी बना दिया गया। तो इसमें पहचानने में कोई मुश्किल नहीं होती है कि ये कितने सन का सिक्का है, कब बना, है ना। लेकिन वही अगर आपको कोई ऐसा सिक्का मिल जाए जिसके यहाँ पे सिर्फ एक फूल बना हुआ है, मान के चलिए, है ना, कोई फूल बना हुआ है, फिर इसके इधर में भी कुछ नहीं है, कुछ और चित्र बना हुआ है, जैसे कि उसका चित्र, मोर का चित्र सोच लीजिए आप, है ना, फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ, मोर का चित्र बना हुआ है, मोर का चित्र बना हुआ है, तो हमको कैसे पता करेंगे कि ये कितना पुराना है? तो इसके लिए इस टेक्निक का यूज़ किया जाता है, कार्बन डेटिंग। कार्बन डेटिंग से ही हम पता कर सकते हैं कि ये भाई कितना पुराना ये सिक्का है। बहरहाल हम वो नहीं पता कर सकते कि किस राजा ने बनाया, है ना, लेकिन जब ये पता चल जाएगा कि किस जगह में ये चीज़ मिली है, ये किस जगह पे, स्थान क्या है इसका, ठीक है, स्थान क्या है इसका, स्थान क्या है, तो किस वंश का उस समय में वहाँ पे शासन रहा होगा, हो सकता है कि उसकी चीज़ है। समझ में आ रहा है? तो कार्बन डेटिंग का हमारे जीवन में कितना अमूल्य योगदान है, ये आप समझ जाइए। ठीक है, आपको अभिलेख भी पता चल गए, लिपि भी पता चल गई। प्रमुख लिपियाँ जो होती है, जो प्रमुख लिपियाँ है, भाषा है ना, जो पहले की जिसमें हमको लिखित प्रमाण मिलते हैं वो जैन ग्रंथों से मिलते हैं, बुद्धिस्ट ग्रंथों से मिलते हैं और ब्राह्मण ग्रंथों से, जिसको हिंदू ग्रंथ भी बोला जाता है। ठीक है, तो जैन धर्म, बुद्ध धर्म और हिंदू धर्म की किताबों से हमको पुरानी जो है हमारे बारे में हमको पता चलता है।
ठीक है, तो इतिहास को हमने 3 भागों में बांट चुका है। आपको इतना समझ में आ जाना चाहिए कि लिपि के माध्यम से, अभिलेखों के माध्यम से और कार्बन डेटिंग के माध्यम से, जिसका C14 उन्नत तकनीक, सबसे बेस्ट तकनीक, कार्बन डेटिंग के C14 के माध्यम से हमको चीज़ों के बारे में, इतिहास के बारे में पता चलता है। ठीक है, अगर स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं तो खींच लो, मैं थोड़ा साइड हो गया हूँ। ठीक है, इसके बारे में हम बात करेंगे। इसके बाद में हम बात करेंगे इतिहास को कितने भागों में हमने विभाजित किया हुआ है। इतिहास को हमने कितने भागों में विभाजित किया हुआ है, क्यों किया हुआ है आपने, क्यों भाई? क्योंकि किसी भी एक चीज़ को एक तरीके से पढ़ने में थोड़ी मुश्किल जा सकती है जब तक उसको हम बांट करके ना पढ़ ले। इतिहास क्योंकि बहुत बड़ा ही चैप्टर है, तो इतिहास को हमने 3 भागों में बांटा है। ठीक है, इतिहास को हमने 3 भागों में बांटा है। पहला जो है वो है प्रागैतिहासिक काल, दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल और तीसरा है ऐतिहासिक काल में। मूलतः हमारा जो मकसद है वो हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों को उत्तम से उत्तम जो है शिक्षा प्रदान करने का हमारा लक्ष्य है, क्योंकि काफ़ी कम संसाधन होते हैं उनके पास में, और क्या बोलते हैं, उनके पास में उतनी पूंजी भी नहीं होती कि वो बाहर जा कर के जो है अपने लक्ष्य के प्राप्ति के लिए शिक्षा ग्रहण कर सके। ठीक है, कोचिंग का सहारा बहुत कम मिलता है हिंदी माध्यम, और हिंदी माध्यम में बेचारा पढ़ेगा कौन? जिसके पास में कम रोजगार की आवश्यकता है, कि पैसा कम है, वही तो पढ़ेगा ना। तो हिंदी माध्यम, इंग्लिश में भी उसका हम बताएंगे। तो पहला है प्रागैतिहासिक काल, दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। उसी को आप एंशियन हिस्ट्री बोल देते हैं प्रागैतिहासिक काल को, आद्य ऐतिहासिक काल को आप मिडिवल हिस्ट्री बोल देते हैं, और ऐतिहासिक काल को आप मॉडर्न हिस्ट्री बोल देते हैं। ठीक है, तो हमारे पास में 3 चीज़ें हैं। एक है, पहला है प्रागैतिहासिक काल, दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल, ठीक है, ये 3 के बारे में हमको जानना है। प्रागैतिहासिक काल में और काल है, उसके बारे में यहाँ पे बात चल रही थी, तो आज हम पढ़ेंगे प्रागैतिहासिक काल के बारे में। ठीक है, ये दो काल बच रहे हमारे, इनको हम बाद में पढ़ेंगे। ये यथार्थ है बहुत ज़्यादा इनके बारे में। आद्य ऐतिहासिक काल में तो आपको पूरा मिडिवल हिस्ट्री पढ़ना पड़ जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता है, मोहनजोदारो है, हड़प्पा है, ये सब आपको पढ़ना पड़ जाएगा आद्य ऐतिहासिक काल में। ऐतिहासिक काल में आपको आजकल की मुगल वगैरह सब बादशाह लोगों के बारे में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो आज हम प्रागैतिहासिक काल के बारे में बात करेंगे। ठीक है, और प्रागैतिहासिक काल भी थोड़ा बड़ा है, इससे काफ़ी प्रश्न आते हैं, चाहे वो यूपीएससी में भी बोल सकते हैं, सीजीपीएससी में, जितने भी स्टेट पीएससी है उससे प्रश्न उठा करके पूछता ही है। ठीक है, ये तो आप कंफर्म मान लीजिए। तो प्रागैतिहासिक काल में भी 3 प्रकार के काल हमको देखने के लिए मिलते हैं। एक है पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, पहला है पूरा पाषाण काल। तो ये प्रागैतिहासिक काल जो है आपका, इसकी जो मैं अभी बात कर रहा था पीछे जो 90% चीज़ इसमें होती है। गलती से मैंने आपको उसमें बोल दिया था कि प्रागैतिहासिक काल में 90% चीज़ पूरी आपको पढ़ना, यानी कि हो जाएगा। सबसे बड़ा काल है ये पूरा पाषाण काल, प्रागैतिहासिक काल का सबसे बड़ा पार्ट है ये पूरा पाषाण काल का। ठीक है, उसके बाद में मध्य पाषाण काल आ जाता है, और उसके बाद में नव पाषाण काल आ जाता है। ठीक है, पूरा पाषाण काल में भी 3 काल है। ठीक है, तो आज अभी हम पूरा पाषाण काल के बारे में पढ़ते हैं, उसके बाद में हम मध्य पाषाण काल के बारे में पढ़ेंगे और नव पाषाण काल के बारे में। याद रखिएगा, ये जो आदि मानव है वो धीरे धीरे इन कालों में विकसित होते जाएगा, अपनी सभ्यता को बढ़ाएगा, अपने कल्चर को डेवलप करेगा, बड़ी बड़ी आविष्कार कर लेगा, उन्नत आविष्कार करेगा,
खेती की, यहाँ पे खेती कर लेगा, घर बना लेगा, परिवार को बना लेगा, गांव बना लेगा, सब चीज़ इसी में होने वाली है। ठीक है, उसके बाद में हम बात करेंगे आपका पूरा पाषाण काल के बारे में। अभी नव पाषाण काल और मध्य पाषाण काल को इसके बाद में हम बताएंगे। ठीक है, पूरा पाषाण काल का जो समय है, यहाँ पे आप देख लीजिए, पूरा पाषाण काल का जो समय है वो लगभग 20 लाख ईसा पूर्व। अब यहाँ पे एक शब्द आ रहा है बेटा, ईसा और ईसा पूर्व। 20 लाख ईसा पूर्व से 12,000 ईसा पूर्व, बार बार ये शब्द आ रहा है। ईसा पूर्व क्या है? अच्छा, आधे से ज़्यादा लोगों को इसी में कन्फ्यूज़न रहता है कि ईसा क्या है, ईसवी क्या है और ईसा पूर्व क्या है। ठीक है, तो एक फॉर एग्जांपल की एक नंबर लाइन हम लोग यहाँ पे खींच देते हैं। ठीक है, एक ये है 0, ठीक, नंबर लाइन है, एक ये 0, और इसी में जन्म हुआ था ईसा मसीह का। ठीक है, ईसा मसीह, इसी में जन्म हुआ है ईसा मसीह का अपने पास। तो ईसा मसीह का जन्म हुआ, तो ईसा मसीह के पहले का जो समय है ना, पहले का जो टाइम है उसको हम लोग बोल देंगे ईसा पूर्व। ईसा पूर्व बोल देंगे उसको, सॉरी, उसको हम लोग ईसा पूर्व बोल देंगे। और उसके बाद का जो समय है उसको हम लोग बोलते हैं ईसवी सन बोल देंगे। ठीक है, इसके बारे में नहीं, जब ईसा मसीह का जन्म हो गया उसके बाद के काल को हम लोग ईसवी सन बोल देते हैं, उसके पहले ईसा पूर्व। इसी को हम लोग बोलते हैं बिफोर क्राइस्ट, BC, और इसको हम लोग बोलते हैं AD। ठीक है, इस बात को आप बोले, ये बात को आपको समझ में आ गया कि ईसा मसीह के बाद के समय को ईसवी बोल देते हैं और पहले के समय को ईसा पूर्व। तो ये ईसा मसीह के पहले का समय है, 20 लाख साल, 20 लाख ईसा पूर्व। और कभी भी जैसे कि आपको समय बताना हो कि कितना साल रहा है, जैसे कि अभी चल रहा है 2000, फॉर एग्जांपल अभी चल रहा है 2000 ईस्वी अभी चल रहा है अगर, और बताना है कि 2500 ईसा पूर्व, 2500 ईसा पूर्व में, सॉरी 25 है, 2500 ईसा पूर्व में ये चीज़ हुई थी। अब वो पूछेगा कि भाई कितना साल हुआ है, कि जैसे लड़ाई हुई थी कोई, है ना, एक बहुत बड़ी लड़ाई हुई थी, किसकी लड़ाई? मान ले कि चलो धरती का विनाश हो गया था, वापस से धरती इसी में आकर के वापस से संचारित हुई। ठीक है, वापस पृथ्वी का उदय यही हुआ था। तो आपको पूछेंगे कि अब से, यह भी प्रेजेंट टाइम है, ठीक है, यह भी प्रेजेंट टाइम, तो अब से धरती का जो उदय है वो कब से हुआ था? तो आपको बस इन दोनों को जोड़ देना, तो 4500 साल पहले हुआ था। ठीक है, कोई इसमें ज़्यादा गणित लगाने की ज़रूरत नहीं है। 4500 साल पहले वापस धरती का उदय हुआ है। मतलब कि समझ में आ रहा है कि आपको सालों को कैसे जोड़ना है। ठीक है, सिर्फ आपको प्लस कर देना है उस संख्या को और इस संख्या से, इतने साल में आपके धरती का जो है वापस जन्म हुआ, यही है मुख्यतः और कुछ नहीं। तो 20 लाख साल पुराना है आपका पूरा पाषाण काल। 20 लाख से 12,000 कई जगह पे और समय दिया हुआ है। ठीक है, कई जगह पे और समय दिया हुआ है NCERTs में, लेकिन यही समय है। ठीक है, NCERT में यही समय दिया हुआ है। तो अब 12 इसमें क्या क्या होगा? 20 लाख साल पहले, 20 लाख साल पहले मानव जो है 20 लाख साल पहले क्या क्या कर लेगा? ठीक है, मानव है वो 20 लाख साल पहले क्या कर लेगा? तो 20 लाख साल पहले मानव जो है पूरा प्रकृति के ऊपर निर्भर है। प्रकृति के ऊपर निर्भर है। जो मानव था वो
पूरी तरीके से प्रकृति के ऊपर निर्भर था। ठीक है, मानव जो है पूरी तरीके से प्रकृति के ऊपर निर्भर था। और दूसरा है, उस समय में मानव जो है बड़े हथियारों का प्रयोग करता था। बड़े हथियार का इन द सेंस का मतलब ये नहीं कि एकदम ज़बरदस्त हथियार होते थे, पत्थर था, तोड़ ताड़ करके वो जैसे भी हथियार है कैसे ये इमेज में आपको दिख रहा होगा कि हथियार कैसे प्रयोग करता था मानव। ठीक है, इस इमेज के तरह ही वो हथियारों का सही उपयोग, मतलब कि उस ज़माने में उसी प्रकार के हथियार का वो सही उपयोग करता था। उसके हिसाब से यही हथियार उसके लिए उन्नत थे। ठीक है, बड़े हथियार। बड़े हथियारों का प्रयोग। ठीक है, बड़े हथियारों का प्रयोग वो करता था। ठीक है, बड़े हथियारों का प्रयोग वो करता था और वो नोकीले नहीं होते थे। या आप तस्वीर में तो अभी देखे ही होंगे, अभी आपने ये जो तस्वीर में, कि वो हथियार नुकीले नहीं हुए करते थे। एक ऐसे पत्थर है, वो पत्थर टूट गया है, उसी को आपने हथियार बना लिया है ना। ऐसे कोई भी पत्थर है तो उसको, उस पत्थर को तोड़ के वो थोड़ा ऐसे टाइप का हथियार जो है वो बना लिया है। ठीक है, हाथों से पकड़ा जाता था पहले वो हथियारों को। ठीक है, उसमें कोई ऐसी इस प्रकार की जो है लकड़ी का प्रयोग देखने को नहीं मिलता था। इस प्रकार की लकड़ी नहीं, सिर्फ इस प्रकार के हथियार है जो ऐसे हथियार बना लिया है। ज़्यादा नुकीले नहीं है, खुरदुरे टाइप के हथियार है जो कि पत्थर को तोड़ करके नॉर्मल बनाया जाता है। इस प्रकार का हथियार है, उसमें कोई भी लकड़ी नहीं है, उसका प्रयोग वो करता था। हाथ से ही पकड़ करके हंटिंग करता था। ठीक है, हाथ से ही पकड़ करके उसकी हंटिंग का वो था। और प्रकृति के ऊपर तो निर्भर था ही, और ये मानव जो है वो शिकारी भी था। निर्भर, शिकार पर निर्भर। ठीक है, शिकार पर निर्भर था पूरी तरीके से। प्रकृति के ऊपर निर्भर कैसे, कि उसको फल चाहिए, फल अगर उसको खाना है ना, या ऐसी चीज़ें जिसका वो संग्रह कर सकता है, जैसे कि फल है, वनस्पति है, इन सब चीज़ों के हिसाब से वो प्रकृति के ऊपर निर्भर था। और शिकार के ऊपर भी निर्भर था, क्योंकि वो मांसाहार भी था। जानवर तो मांसाहार भी होता है। ठीक है, तो मांसाहारी भी था। बड़े हथियारों का प्रयोग करता था वो। ऐसे कुछ बड़े मुश्किल से जो है आदि मानव अपना जीवन चला रहा था। खुरदुरे हथियार हुआ करते थे, ये भी आपको बता दिया गया है। ठीक है, तो आदि मानव जो है, मानव का मतलब यहाँ पे आदि मानव से है ना। आदि मानव जो है प्रकृति प्रेमी है, बड़े हथियारों का प्रयोग करता है। उसमें कोई भी धार नहीं होती थी, नॉर्मल एक ठोन पत्थर है, उसको तोड़ ताड़ के एक नोकीला टाइप का शेप वो दे देता था, इस प्रकार कुछ। और वो खुरदुरा ही होता था, उसमें कोई एकदम फिनिशिंग नहीं होती थी। वो सिर्फ खुरदुरा है कि जैसे तैसे भाई मार दे और वो हंट कर ले किसी ना किसी को, मतलब कि वो शिकार कर ले किसी ना किसी का, ऐसे वो पत्थर बना देता था। आपको इससे पहले भी मैंने इमेज दिखाया, वो वापस से इमेज देख लीजिए। और इसी प्रकार के पत्थरों का भी प्रयोग होता है पाषाण काल के। ठीक है, और वो बड़े हथियार थे वो, क्योंकि तब शरीर भी थोड़ा सा बड़ा ही था, तो बड़े हथियारों का प्रयोग करता था और शिकार पर निर्भर था। ठीक है, प्रकृति प्रेमी तो था, शिकार पर भी निर्भर था, घुमंतु भी था। फिर वो घूमता था ना भाई, घुमंतु था, क्योंकि जानवर भी भाग रहा है। अब 100 जानवर है, चलो 100 ज़्यादा हो गए, 10 जानवर है कहीं पे। अब मैं आदि मानव हूँ, है ना, और मैं जाता हूँ, 10 में से एक गायब हो जाता है। तो 10 में से एक गायब हो रहा है, 9 गायब हो रहा है ना, 9, फिर 8 हुए, बचे 7। फिर उन लोगों को समझ में तो आएगा ना कि भाई यार कुछ तो गड़बड़ चल रहा है। ये जब भी आदमी आता है तब हम में से कोई एक गायब हो जाता है, तो वो भी भागेगा फिर देख करके कि भाई ये आदमी जब भी आएगा भाई, वो तब हमारे में से कोई एक आदमी वापस नहीं आता कभी, फिर इसके साथ जाता है तो। ठीक है, भागना चालू किया। और
ऐसा भी नहीं है, जानवरों को जो चीज़ें घास वगैरह होती है वो सब ख़त्म हो जाती है एक सीज़न के तौर पे। जैसे पतझड़ आ जाएगा, पतझड़ आ जाएगा तो खाने की कोई व्यवस्था नहीं होती है शाकाहारी जानवरों के लिए, तो वो प्रवास करते हैं, प्रवास करते हैं एक जगह से दूसरी जगह। तो भाई अब जब ये आदि मानव का भोजन ही जा रहा है तो वो क्यों रुकेगा एक जगह, तो वो भी घुमंतु बन गया, ठीक है, वो भी घुमंतु बन गया। अब इसके साक्ष्य हमको कई और जगह पे देखने के लिए मिलते हैं, वो हम आपको बताते हैं, ठीक है, क्योंकि साक्ष्य के साथ में देखना बहुत ज़रूरी है, साक्ष्यों को देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और उसको रेफरेंस के तौर पे अगर आप लिखते तो कोई आपके नंबर जो है नहीं काट सकता कभी भी, ठीक है। तो ये प्रागैतिहासिक काल के पूरा पाषाण काल के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ है, जैसे कि उसने प्रगति प्रेमी था आदि मानव जो है, और उसके बाद में शिकार पर भी निर्भर था, प्रकृति पर भी निर्भर था, फूल पौधों के लिए, खाने के लिए जो शाकाहारी चीज़ें है, फलों के लिए वो जो है वो प्रकृति पे निर्भर था, और शिकार के लिए वो शिकार पर भी निर्भर था, खुद हंट करता था, मतलब कि खुद शिकार करता था और खुद खाता था, ठीक है। बड़े हथियारों का प्रयोग, बड़े हथियार का प्रयोग मैं वापस से आपको रिपीट कर देता हूँ, बड़े हथियार में वो नॉर्मल हथियार होते थे और जिसमें कोई धार नहीं होती थी, नॉर्मल एक शेप के हथियार होते थे, बड़े हथियार होते थे जिससे वो हाथ से ही हंटिंग करता था, ठीक है। और इसका सबसे बड़ा जो अवशेष हमको मिला है वो 1863 में मिला है, ये इम्पॉर्टेंट है, इसको इम्पॉर्टेंट भी लिखा हुआ और इसको टिक भी किया हुआ हूँ मैं, ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है, इसको पूछेगा। इसमें कई सवाल बन सकते हैं कि 1863 है ना, 1863 में किसकी खोज की गई थी, तो 1863 में कहाँ खोज की गई थी, तो पल्लवरम में खोज की गई थी, जो कि मद्रास में स्थित है ना। और मद्रास पल्लवरम में किसकी खोज की गई थी, तो भाई प्रागैतिहासिक काल की खोज की गई थी। ऐसे भी सवाल बनते हैं, प्रागैतिहासिक काल के इन चीज़ों के वहाँ पे अवशेष मिलते हैं, ठीक है, इन चीज़ों के वहाँ पे अवशेष मिलते हैं। किसके द्वारा ये खोज की गई थी, तो भाई रॉबर्ट ब्रूसवुड के द्वारा खोज की गई थी। तो वो पूछेगा कि रॉबर्ट ब्रूसवुड के द्वारा 1863 में कहाँ पे खोज की गई थी, तो वो बोलेगा मद्रास पल्लवरम में, ठीक है। ऐसे कई ठून सवाल, इसी में 4 सवाल आपके बन गए। तो इन ऐसे कुछ सवालों को हमको देख करके चलना है, हालांकि ये इंपॉर्टेंट सवाल है, आपको इसको लिखना ज़रूरी है। मैं थोड़ा सा इसको आप ये वीडियो को पीछे करके जो है इसको उतार सकते हैं पॉज करके, इसको उतार लो क्योंकि ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और उसके बाद में हम आज की क्लास तो हम लोग यही ख़त्म करेंगे, लेकिन आगे का मैं बता देता हूँ कि आपको आगे हम लोग क्या बताने वाले। पूरा पाषाण काल के बारे में और हम लोग बताएंगे, ठीक है, पूरा पाषाण काल के बारे में और हम लोग आपको बता देंगे। अब यहाँ पे एक और सवाल कभी कभी बनता है कि भारत के पुरातात्विक जनक कौन है, मतलब फादर ऑफ भारत आर्कोलॉजिकल किसको कहा गया है, भारत के आर्कोलॉजी के फादर कौन है, तो वो अलेक्जेंडर कनिंघम है, ठीक है, अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा गया है। और अभी हम लोग पूरा पाषाण काल के और बातें में बात कर, पहले इसको पॉज कर लो, एक बार स्क्रीनशॉट खींच लेना। आगे के वीडियो में हम इतिहास के प्रागैतिहासिक काल के पूरा पाषाण काल के बारे में जानेंगे। पूरा पाषाण काल के बारे में आपको अभी तक की बेसिक जानकारी जो कि है वो दे दी गई है, पर पूरा पाषाण काल में भी हमें 3 और काल देखने के लिए मिलते हैं, जिनके नाम कुछ इस प्रकार है: निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। इन कालों में हम अच्छी तरीके से समझेंगे कि मानव अपनी जीवन शैली को कैसे किस प्रकार से विकसित कर रहा था, कैसे वो मानव बनने की ओर अग्रसर हो रहा था, और आगे की जानकारी आपको अगली वीडियो में दे दी जाएगी। आशा है आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी होगी। इस वीडियो के माध्यम से अगर आपका किसी भी प्रकार का ज्ञानवर्धन हो सका है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए स्मृति IAS को। हिंदी माध्यम के वह विद्यार्थी जो पैसों की कमी के कारण ऊंचे से ऊंचे संस्थाओं में जाकर नहीं पढ़ पा रहे हैं, स्मृति IAS का मेन लक्ष्य ही है कि उनके लिए
हम निम्न से निम्न पैसों में अच्छे से अच्छी, उच्च से उच्च शिक्षा उन तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। आपका भविष्य बहुत ही उज्जवल हो। धन्यवाद। जय हिंद।